चलिए देखिए, आज हम लोग शुरू करेंगे टैक्स सिस्टम, ठीक है ना। कर व्यवस्था। कर व्यवस्था को हम लोग पहले दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे 2017 से पहले क्या स्थिति थी कर की भारत में, और दूसरा पढ़ेंगे 2017 के बाद। 2017 के बाद जब भारत में जीएसटी लागू हो गई, ठीक है ना। और सबको पता है कि जो जीएसटी है वो एक प्रकार से इनडायरेक्ट टैक्स है ना। इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे 2017 से पहले जब जीएसटी लागू नहीं हुई थी तो भारत में किस प्रकार से कर व्यवस्था था, ठीक है ना। और जब जीएसटी लागू हो गई तो उसके बाद से क्या सिस्टम चेंज हो गया, नहीं चेंज हुआ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे। कर व्यवस्था यानी टैक्स सिस्टम। टैक्स सिस्टम। अगर कोई पूछे कि कर क्या है, अगर कोई पूछे कि कर क्या है, तो कर क्या है? कर एक प्रकार से भुगतान है। कर क्या है? एक प्रकार से भुगतान है, पेमेंट है, जो लोग अपने इनकम के आधार पे सरकार को पे करता है। या दूसरा शब्द में बोल सकते हैं कि जो सरकार नियम बना देगी, सरकार के द्वारा जो नियम बनाया जाएगा, रूल एंड रेगुलेशन मेड बाय गवर्नमेंट, तो उसी के अनुसार हम लोग को पे करना होगा। तो जो हम लोग पे करेंगे उसी को हम लोग टैक्स बोलते हैं। सिंपल ये बहुत मैं बोल रहा हूँ कि अगर सरकार रूल बना दी कि भाई जो अगर 10 रुपया कमा रहे होंगे उसमें से वो 1 रुपया टैक्स के रूप में पे करेंगे, तो हम 1 रुपया टैक्स के रूप में पे करेंगे। अगर सरकार रूल ये बना दी कि अगर 10 रुपया जो लोग कमा रहे होंगे वो 2 रुपया टैक्स के रूप में पे करेंगे, 2 रुपया लोग टैक्स के रूप में पे करेंगे, यानी सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार इसका भुगतान किया जाए, उसी को हम लोग कर बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो लिख लेंगे पहले कर के बारे में एक लाइन लिखेंगे। कर एक ऐसा भुगतान है, कर एक ऐसा भुगतान है, कर एक ऐसा भुगतान है जो सरकार के द्वारा बनाए गए, जो सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, जो सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार दिया जाता है, जो सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार दिया जाता है। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे बोल रहा है कि कर, लेकिन कहीं कहीं एक शब्द और दे देता है, टैक्सेशन। टैक्सेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कराधान। तो ये भी एक प्रकार से कर ही है, इसी को टैक्स बोले या टैक्सेशन बोले बात बराबर है। तो वहां पे कंफ्यूजन है, लेकिन यहाँ पे एक अंतर ये है कि कर बोल रहा है कि कर एक ऐसा भुगतान है जो सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार हम लोग पे करते हैं। किसको? सरकार को। जो सरकार को हम लोग पे कर रहे हैं कर के रूप में, तो उसी को हम लोग यहाँ पर टैक्सेशन बोलते हैं। यानी टैक्सेशन एक प्रकार से सिस्टम है, एक प्रकार से व्यवस्था की गई है जिसके अनुरूप सरकार टैक्स के पैसे को अपने पास रखती है। और जब सरकार अपने पास टैक्स के रूप में पैसे को रखेगी तो उसे सरकार क्या करेगी? पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगी, जो लोक महत्व के काम करेगी, लोक सेवाओं के रूप में सरकार काम करेगी। अगर पैसा टैक्स के रूप में हम लोग के पास पैसे नहीं आएंगे, यानी सरकार को अगर हम लोग टैक्स पे नहीं करें, तो क्या सरकार से हम लोग कोई भी काम को उम्मीद कर सकते हैं? कोई भी काम को उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो जो सरकार आज रोड बनवा रही है, हॉस्पिटल बनवा रही है, कॉलेजेस बनवा रही है, पुल बनवा रही है, जो भी चीज़ें बनवा रही है सरकार, सब्सिडी दे रही है, लोन माफ कर रही है,
जो भी चीजें कर रही है इसलिए कर रही है कि सरकार को हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं। अगर हम लोग जिस दिन सरकार को टैक्स पे करना बंद करेंगे तो सरकार अपनी पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर देगी। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब होता है सार्वजनिक व्यय, ठीक है ना। लेकिन सरकार के जो व्यय होते हैं वो भी दो प्रकार, एक होता है रेवेन्यू व्यय यानी राजस्व व्यय, और एक होता है कैपिटल व्यय, ठीक है ना। तो जो सरकार के रेवेन्यू व्यय है, अगर सरकार का ये लगातार बढ़ रहा है तो उस देश के लिए खतरा है, ठीक है ना। रेवेन्यू व्यय का मतलब ये होता है कि सरकार ऐसे चीजों पर पैसा खर्च कर रही है जो वेस्ट ऑफ मनी है और जिसका भविष्य में किसी प्रकार से कोई उसका उपयोग नहीं है। जैसे सरकार किसी को सैलरी दे रही है, वेतन दे रही है, पेंशन दे रही है, सरकार लोन माफ कर रही है, सरकार सब्सिडी दे रही है, ये सारे के सारे ऐसा चीज माना जाता है कि सारे के सारे सरकार के लिए वेस्ट ऑफ मनी है। लेकिन अब कोई बोले सर बिना काम के सरकार पैसे कहाँ दे, सरकार काम करना पड़ता है, तो मत कीजिए काम, सिंपल बात है। यानी अगर किसी देश का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर बढ़ रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है और किसी देश का कैपिटल रिसिप्ट बढ़ रहा है, ये दोनों अगर बढ़ रहा है और ये दोनों ज्यादा है वहां के उसके देश के बजट में, तो समझिए ये देश पर खतरा है। समझ में आ रहा है ना। अगर किसी देश का रेवेन्यू रिसिप्ट यानी राजस्व प्राप्ति तथा कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर ये बढ़ रहा है साथ में, तो समझिए वो देश विकसित की ओर बढ़ रहा है, धीरे धीरे उस देश का डेवलपमेंट हो रहा है, पीसीआई बढ़ेगा, जीडीपी ग्रोथ करेगा, ये सारा चीज अच्छे तरीके से हो रहा है, बहुत स्मूथली देश चल रहा है। समझ में आ रहा है ना। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है कि सरकार के वैसे पैसे जिसपे सरकार के ऊपर लाइबिलिटीज नहीं बन रहा है, लाइबिलिटीज क्रिएट नहीं हो रही है। लाइबिलिटीज क्रिएट का मतलब कि इसके अंतर्गत जो भी पैसे सरकार को मिल रहे हैं वो फिर से सरकार को उस पैसे को लौटाना नहीं है किसी को, खुद ही कह। अगर सरकार रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट बढ़ रहा है सरकार का, क्योंकि दोनों ही रिसिप्ट है, दोनों ही प्राप्ति है, अगर ये बढ़ रहा है तो समझिए एक प्रकार से सरकार के ऊपर कर्ज के रूप में लगातार पैसे बढ़ रहे हैं, लाइबिलिटीज बढ़ रहे हैं जो आज या कल उस पैसे को देना ही होगा। अगर पैसे नहीं देंगे तो हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे, उधार लेंगे तो अगर किसी देश का एक कंटिन्यू बढ़ रहा है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है दोनों, तो समझिए वो देश के लिए अच्छा साइन है, इकोनॉमी के लिए अच्छा साइन है कि इकोनॉमी उस देश का स्टेबल है या स्टेबल हो रही है धीरे धीरे। कोई दिक्कत। यहाँ पे लिखेंगे टैक्सेशन, कराधान क्या है, एक पॉइंट लिखेंगे, टैक्सेशन क्या है, कराधान क्या है। लिखेंगे भारत में कराधान प्रणाली से तात्पर्य, भारत में कराधान प्रणाली से तात्पर्य, कराधान यानी टैक्सेशन सिस्टम, कराधान प्रणाली से तात्पर्य उस संगठित ढांचे, उस संगठित ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, उस संगठित ढांचे से है जिसके द्वारा सरकार अपने अधिकार क्षेत्र ज्यूरिडिक्शन, सरकार अपने अधिकार क्षेत्र ज्यूरिडिक्शन के भीतर व्यक्तियों और व्यवसायों से कर एकत्र करती है, व्यवसायों से कर एकत्र करती है और उसका प्रबंधन करती है, ठीक है। अगर यहाँ पे सिंपल कोई बोले कि जैसे मान लीजिए कि कर जो टैक्स है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है टैक्स सिस्टम का भारत में, यानी इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबसे जरूरी तो उद्देश्य है कि सरकार के रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ेगा, इससे
सरकार का जब रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ेगा तभी सरकार हम लोगों के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगी, कोई दिक्कत, तभी सरकार सार्वजनिक व्यय को बढ़ाएगी। ये तो एक प्रकार से कार्य है, उद्देश्य में नहीं होगा, लेकिन समझना है कि ऑब्जेक्टिव यही ना कि भाई कर को बढ़ाना है। देश में जब कर बढ़ेगा तो पैसा आएगा, जीडीपी बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, डिमांड होगा, बहुत सारे तमाम चीजें हो सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसका उद्देश्य है इकोनॉमिक एक्टिविटी, सॉरी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी आर्थिकता देश में चाहिए। सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर पैसे सरकार को आएंगे तो उससे हम लोग का स्टेबल होगा चीजें, ठीक है ना। अगर टैक्स का पैसा बढ़ेगा तो सरकार हम लोग का जीडीपी ग्रोथ करेगी। जीडीपी ग्रोथ करने का मतलब है कि रोजगार मिलेगा देश में, क्योंकि सरकार जब पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी तो सरकार रोजगार देगी, तब जीडीपी बढ़ेगा हम लोग का। जीडीपी बढ़ेगा तो पीसीआई पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा देश में, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा देश में। जब ये चीज बढ़ेगा तो देश हम लोग और स्टेबल होगा, ठीक है ना। इसका उद्देश्य है कि एकदम अगर महत्वपूर्ण एक उद्देश्य बोला जाए तो एक उद्देश्य है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना है, आर्थिक स्थिरता लाना है देश में। कि देश में आर्थिक स्थिरता जब आएगी तो देश धीरे धीरे इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट की ओर बढ़ेगा। हम लोग जो बाहरी देशों पर, किसी अन्य देशों पर मतलब निर्भर हैं, उससे हम लोग को निर्भरता धीरे धीरे कम होगी। कैसे कम होगी? जब सरकार के पास पैसे आएंगे तो सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगी, और जब सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगी तो उससे क्या होगा? रोजगार क्रिएशन होगा, तो लोगों को रोजगार मिलेगा। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होगा, रहने खाने सब कुछ का स्टैंडर्ड उसका चेंज होगा।
देखिए टाइप्स ऑफ जो टैक्सेस है, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ टैक्सेस है वो दो प्रकार के हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का सिंपल मतलब ये होता है कि जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा या जब भी किसी संस्था के द्वारा अपने इनकम का कुछ हिस्से को सरकार तक डायरेक्टली पैसा पहुंचाया जाएगा, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। ठीक है। दूसरा है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति या किसी तीसरे संस्थान के द्वारा सरकार तक अपने पैसे को पहुंचाया जाएगा, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर। कोई दिक्कत है? अप्रत्यक्ष कर मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि प्रत्यक्ष कर उसे कहते हैं जब लोग, कोई संस्था हो या कोई व्यक्ति हो, अपने कुछ हिस्सों को सरकार तक अपने पैसे को पहुंचाते हैं, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। ठीक है ना, यही बात है। जा रही आवाज ना? चलिए, हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं, बस इतना ही बताया हूं मैं कि टाइप्स ऑफ टैक्सेस में डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। डायरेक्ट टैक्स सीधे व्यक्ति पहुंचाएगा सरकार तक अपने पैसे, इनडायरेक्ट टैक्स किसी के माध्यम से पहुंचाएगा, बस। ठीक है, आगे लिखेंगे डायरेक्ट टैक्स में ही नेक्स्ट पॉइंट। इस प्रकार इस मामले में कर का प्रभाव और कर का भार एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था पर पड़ता है, एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था पे पड़ता है। यानी देखिए इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, ठीक है ना, एक बोला है कि इम्पैक्ट यानी कर का भार, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। दूसरा बोला इंसिडेंस ऑफ टैक्स, ठीक है ना, इंसिडेंस ऑफ टैक्स यानी इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ये दोनों ही एक ही व्यक्ति पर पड़ेगा, या तो वो व्यक्ति हो सकता है या तो वह संस्था हो सकता है। एक टर्मिनोलॉजी इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि एग्जाम में बहुत बार पूछा है सवाल, वहां पे आदमी फंस जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स के बारे में बात करें या इंसिडेंस ऑफ टैक्स के बारे में बात करें, दोनों ही एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था पर पड़ेगा, उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें भी दोनों ही एक ही व्यक्ति पर पड़ेगा, लेकिन इसमें अंतर यह है कि इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एक आदमी पर पड़ेगा और इंसिडेंस ऑफ टैक्स एक व्यक्ति पर पड़ेगा। इसका मतलब समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? मैं सिंपल ये बोल रहा हूं कि कर का भार हम ही लोग पे करेंगे, वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। तो जो इम्पैक्ट का मतलब हम लोग पड़ रहा है और इंसिडेंस का मतलब होता है कि कर का जो भार है, कर का एक बोला हूं मैं कर का प्रभाव, एक बोला हूं कर का भार। तो कर का भार हम लोग पड़ेगा, लेकिन कर का प्रभाव थर्ड व्यक्ति पर पड़ेगा जो लगा पैसे को सरकार तक पहुंचा रहा है। कोई दिक्कत है समझने में? तो यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा एक लाइन और, अप्रत्यक्ष कर में लिखेंगे, अप्रत्यक्ष कर में लिखेंगे, अप्रत्यक्ष कर में अप्रत्यक्ष कर से तात्पर्य कर के उस प्रकार से है जिसका कर प्रभाव और कर प्रभाव यानी इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और कर भार इंसिडेंस ऑफ टैक्स अलग अलग व्यक्तियों या संस्थाओं पर पड़ता है। कर प्रभाव और कर भार अलग अलग व्यक्तियों या संस्थाओं पर पड़ता है, अलग अलग व्यक्तियों या संस्थाओं पर पड़ता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी में, अप्रत्यक्ष कर में अप्रत्यक्ष कर सामान्यतः वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं, वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं। अच्छा, प्रत्यक्ष कर में जगह खाली है क्या? प्रत्यक्ष कर वाला में
उसमें एक पॉइंट लिख लें, बहुत जरूरी है, उसको लिखेंगे प्रत्यक्ष कर में एक पॉइंट, कि भारत में प्रत्यक्ष करों का प्रशासन, भारत में प्रत्यक्ष करों का प्रशासन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी द्वारा किया जाता है, सीबीडीटी द्वारा किया जाता है। भारत में प्रत्यक्ष करों का प्रशासन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा किया जाता है, जो वित्त मंत्रालय के अधीन आता है, जो वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। हो गया। आगे लिखेंगे अप्रत्यक्ष कर में कि भारत में अप्रत्यक्ष करों का प्रशासन, भारत में अप्रत्यक्ष करों का प्रशासन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, सीमा शुल्क बोर्ड, कस्टम ड्यूटीज को बोलते हैं सीमा शुल्क बोर्ड, बगल में लिखेंगे सीबीआईसी, सीबीआईसी फुल फॉर्म इसका होगा सीबीआईसी द्वारा किया जाता है, तथा यह भी वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, यह भी वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कोई दिक्कत? यानी सिंपल समझिए, अब थोड़ा यहाँ पे अच्छे से समझना है जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। प्रत्यक्ष कर में दो बात समझना है। देखिए, क्योंकि अब जो सवाल पूछेगा, चाहे पूछ रहा है, जो पूछने का तरीका देखिए सवाल में, और एकदम सिंपल सवाल नहीं पूछ रहा है कि चलिए बता दिए क्या है क्या है, थोड़ा घुमा कर पूछेगा। तो डायरेक्ट टैक्स में दो बात समझिए, याद रखना। पहले 3 पॉइंट। एक तो जो बोल रहा है कि इंपैक्ट ऑफ टैक्स, इंपैक्ट ऑफ टैक्स, और दूसरा मैं बोला हूं इंसिडेंस ऑफ टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में दोनों ही एक ही व्यक्ति, या तो वह व्यक्ति हो सकता है या तो वह संस्था हो सकता है, इस पे पड़ेगा। यानी कर का भार हो, ठीक है ना, या कर का प्रभाव हो, कर का भार हो या कर का प्रभाव हो, वो एक ही व्यक्ति या संस्था पे पड़ेगा। और डायरेक्ट टैक्स, तीसरा, डायरेक्ट टैक्स को किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है ना, तो एक किया जाता है सीबीडीटी, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और बोले किस मंत्रालय के अधीन, तो फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री। अच्छा, एक बार समझिएगा, कोई भी एक मंत्रालय है, उस मंत्रालय के अंतर्गत बहुत सारे विभाग होते हैं, ठीक है ना। संसद, संसद के ऊपर मंत्री, मंत्री के ऊपर मंत्रालय। तो जो मंत्रालय है, उस मंत्रालय के अधीन बहुत सारे विभाग होते हैं। अगर यहाँ पे सवाल पूछ दिया कि यह किस विभाग के अंतर्गत आता है, तो यह विभाग आता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू या रेवेन्यू डिपार्टमेंट। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इसमें डायरेक्ट टैक्सेस में 4 पॉइंट हम लोग को याद करना है। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स में इसका उल्टा हो जाएगा, सिंपल। यहां पे बोल रहा है कि जो इंपैक्ट ऑफ टैक्स है, इंपैक्ट ऑफ टैक्सेस है या टैक्स है, और दूसरा मैं बोल रहा हूं इंसिडेंस ऑफ टैक्स है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स है। ये दोनों ही डिफरेंट, दोनों ही डिफरेंट व्यक्तियों या अलग अलग व्यक्तियों या संस्थाओं पे पड़ेगा, अलग अलग व्यक्तियों या संस्थाओं पड़ेगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं ना?
और तीसरा बोला है कि इसको किसके द्वारा, ये होगा सीबीआईसी, सीबीआईसी के द्वारा। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और विभाग पूछेगा, अगर डिपार्टमेंट पूछेगा तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट। क्या इस बात को इतना समझ रहे हैं? तो एकदम अभी मैंने सिंपल ये बताया है कि टाइप्स ऑफ टैक्सेस में डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स, इंपैक्ट ऑफ टैक्स क्या होता है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या होता है, सीबीडीटी क्या होता है, सीबीआईसी क्या होता है, किस मंत्रालय कौन से विभाग, ये सारा चीज होता है। अब हम बात करेंगे कि डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं। कोई दिक्कत? आइए इधर शुरू करते हैं कहानी। अरे यार, इसमें जो पढ़ाया था वो नहीं डिलीट किए थे क्या सर? तो इसमें, इसी में कैसे मेरा वाला कैसे आ गया? ये तो वो सुबह का मैंने पढ़ाया था ये सब सारा चीज। छोड़िए, मुझे कौन सा क्या हुआ है, कहाँ गया जी, मेरा कहाँ चला गया था, यहाँ पे है। ध्यान ही नहीं है सबको, क्या बताया। टाइप्स ऑफ टैक्स, टाइप्स ऑफ टैक्स। देखिए जो टाइप्स ऑफ टैक्स है, मैंने बताया था कि दो है, कौन कौन? एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इसमें किसी ने पॉलिटी का डिमांड भी किए थे क्या आप लोग को? आप लोगों ने कोई पॉलिटी का डिमांड किया था क्या? मेरे पास फोन किया, सर आप क्या पढ़ा रहे हैं? मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ भाई, 3 दिन से तीसरा क्लास है शायद है। मैंने सर लड़का सब डिमांड करेंगे, नहीं सर इकोनॉमिक्स में पॉलिटी पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे। भाई एक सौ शुरू हो समाप्त होगा तभी तो दूसरा शुरू सब्जेक्ट शुरू होगा। और पॉलिटी और जो इकोनॉमिक्स जब मुझे ही पढ़ाना है, दोनों सब्जेक्ट मुझे पढ़ाना है, तो ऐसा तो है नहीं कि इसमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी। आ रही है ना? आ रही है भाई आपको? बोल नहीं रहे हैं इसीलिए। अरे नहीं, ये तो पूछना है, नहीं आए तो पूछना है कि सर नहीं समझ में आ रही, बताइए। अब ये सब चीज़ें अगर नहीं समझ में तो बहुत दिक्कत है फिर मैं बता रहा हूँ। और इस बार एग्जाम देना, अगर ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तब तो एकदम दिक्कत है, तब तो एकदम नहीं देना चाहिए एग्जाम। आइए, डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल कौन कौन है? पहला इनकम टैक्स, इनकम टैक्स यानी आयकर। दूसरा है कॉरपोरेशन टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स जिसको बोलते हैं निगम कर, निगम कर। तीसरा बोलते हैं वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स यानी संपत्ति कर, संपत्ति कर। चौथा है कैपिटल गेन टैक्स, सीजीटी, कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है ना? उसको हम बोलते हैं हिंदी में पूंजी लाभ कर, पूंजी लाभ कर। और पांचवा है गिफ्ट टैक्स, जिसको बोलते हैं उपहार कर, उपहार कर, ठीक है ना? ये सारा चीज हो गया डायरेक्ट टैक्स में। और इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक होता है सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर, और दूसरा है स्टेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी राज्य अप्रत्यक्ष कर। जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर है इसके अंतर्गत आता है, पहला है कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। दूसरा है एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। तीसरा है सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स। चौथा है सेंट्रल सेल टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, केंद्रीय बिक्री कर। इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय बिक्री कर, सीएसटी, केंद्रीय बिक्री कर। और स्टेट इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे टैक्सेज हैं,
ठीक है ना। जिसमें पहला तो है एसएसटी, जैसे यहाँ पर सेंट्रल टैक्स होता है, यहाँ पर एसएसटी स्टेट सेल टैक्स होता है, या इसी को कहीं पर वैट बोला जाता है, वीएटी वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्यवर्धित कर। तीसरा है इंटरटेनमेंट टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स यानी मनोरंजन कर। चौथा है एडवर्टीजमेंट टैक्स, एडवर्टीजमेंट टैक्स यानी विज्ञापन कर। उसके बाद है टोल टैक्स, उसके बाद है चुंगी कर, विज्ञापन, बहुत सारे इसमें है और भी बहुत सारे, लेकिन इतना ही समझिए अभी, इसको लिखिए इतना। सरकार का पैसा सबसे ज़्यादा यही पेंशन वेतन पे, राजस्व सरकार का राजस्व व्यय सबसे ज़्यादा है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना। कभी भारत के लिए थोड़ा सोचने की बात है। हम्म। हाँ, ऑप्शन में क्या थी बताइए, पहले ऑप्शन में क्या था कभी। हाँ हाँ, तो वही तो हुआ राजस्व व्यय। मैं तो वही तो बोल रहा हूँ कि सरकार का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसी में सरकार का सबसे ज़्यादा खर्च होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो हम लोग उधार लेंगे तो उसका तो इंटरेस्ट पे करेंगे ना, तो उसी में राजस्व व्यय में ही आती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सरकार का सबसे ज़्यादा खर्च राजस्व व्यय। तो वही तो बात होना कि राजस्व व्यय में को पता नहीं पड़े होता कौन कौन से खर्चे हैं, वो पता होगा तो आंसर लगाएंगे सिंपल। कब आया था क्वेश्चन में ये? अच्छा, टेस्ट में आया था। और क्या था इकोनॉमिक्स में? हम्म। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। हाँ तो ठीक है, तो पढ़े आप लोग इन्फ्लेशन? तो पढ़े नहीं तो कहाँ रुकिए, पढ़े पढ़े हैं तो पढ़े हैं तो जब मैं पढ़ाऊंगा हो जाएगी चीज़ें क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चला जाए आगे। इतना समय, हाँ, लिख लीजिए लिख लीजिए। दशहरा का माहौल लेकिन बन गया पटना में। हम्म। हम्म। ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वैसे बोलिए। M1 M2 M3 M4 समझ रहे हैं क्या होता है? मुद्रा की माप है, मेजरमेंट ऑफ मनी है। कि इसमें पूछता है कि M1 में, M2 में, M3 में, M4 में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी किस में होती है, तरलता सबसे ज़्यादा तरलता किस में होगी। तो M1 में सबसे ज़्यादा तरलता होगी, सबसे कम M4 में होती है। हम्म। हाँ, आरबीआई अगर किस कोई लेन देन कर रही है, अपने पास जो कैश है, बैंक में जो पैसा उन्होंने जमा किए हैं, लेकिन डिमांड डिपॉजिट, जो पैसा बैंक में जमा है डिमांड डिपॉजिट के रूप में। डिपॉजिट दो प्रकार के होता है ना, एक होता है डिमांड डिपॉजिट, दूसरा होता है फिक्स डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट में जो पैसा जमा होगा बैंक में, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं M1 में, या जो पैसा हम लोग चुरा कर अपने पास रखे हैं कैश के रूप में। आरबीआई का लेन देन, हाँ, उसमें ऐड होता है आरबीआई को, मैंने पूरी तरह से नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से आरबीआई के जो अगर लेन देन हो रहा है आरबीआई से, हाँ, तो उसको लेन देन, उसको हम रखते हैं आरबीआई के पैसे को। आरबीआई किसी प्रकार से कोई लेन देन कर रही है तो उसको भी हम M1 में ही मेजरमेंट कर M1 में रखते हैं। M2 में फिक्स, अब एक देखिए, डिमांड डिपॉजिट तब हो जाएगा फिक्स डिपॉजिट, फिर डिमांड डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, लेकिन 2 बार बैंकों में होगा और 2 बार पोस्ट ऑफिस में होगा, बस याद रखना इतना। हाँ, M2 और M4 पोस्ट ऑफिस, और 1 और 3 बैंक।
तो M1 बैंक में डिमांड फिक्स डिपॉजिट, M4 में M2 में पोस्ट ऑफिस डिमांड डिपॉजिट और M4 में पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट। हाँ तो मैं बोल ही रहा हूँ कि हाँ होता है। या जो पैसा अपने पास है बैंकों में है सारा का सारा पैसों का, यानी आदमी के पास जितना पैसा है लिक्विडिटी जो मुख्य रूप से है ना वो सारे को डाल देते हैं M1 में, इसीलिए उसकी तरलता सबसे ज्यादा होती है। तरलता का मतलब होता है कि कैश में पैसा, तरलता में एकदम, देखिए उसका डिफिनेशन बहुत लंबा छोड़ देगा लेकिन एक लाइन समझना है। तरलता का मतलब जो पैसा कैश में है, जो तुरंत उस चेंज हो सकता है, तुरंत उसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। जैसे फिक्स डिपॉजिट का मामला ये है कि अगर पैसा फिक्स डिपॉजिट में है तो हम लोग तुरंत उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसको कुछ टाइम लगेगा, उसको छुड़ाने में फिर बैंक से निकालने में टाइम लगेगा, प्रोसेस फॉलो करना होगा। डिमांड डिपॉजिट में क्या है, आज मैंने जमा किया 1 घंटे बाद जाकर फिर पैसा अपना निकाल सकता हूँ, तो तरलता तो उसमें ज्यादा है ना। तरलता का मतलब लिक्विडिटी होती है, सिंपल। इस चीज समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स में वो सब सारा चीज क्या क्या होता है। अब देखिए पहले समझेंगे 2 चीजें, एक होता है इनकम टैक्स और दूसरा होता है कॉरपोरेशन टैक्स। कॉरपोरेशन टैक्स निगम कर, समझेंगे पहले है क्या। बोला है कि इनकम टैक्स हो या कॉरपोरेशन टैक्स हो, दोनों ही एक प्रकार से पर्सनल इनकम के अंतर्गत आता है। कोई दिक्कत? इनकम टैक्स में यह इनकम टैक्स व्यक्तियों के द्वारा पे किया जाता है, व्यक्तियों के द्वारा पे किया जाएगा, यानी पे बाय पर्सन्स, ठीक है ना। और कॉरपोरेशन टैक्स यह किसी संस्था के द्वारा या किसी उद्योग के द्वारा ये पे किया जाता है। तो पूछेगा कि क्या कॉरपोरेशन टैक्स इनकम टैक्स है? एकदम है। कॉरपोरेशन टैक्स को हम लोग इनकम टैक्स भी कह सकते हैं, लेकिन अंतर यह है कि यहाँ पे इनकम टैक्स हम लोग कहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो लेन देन पैसों का होगा, यानी जो देना होगा सरकार को, वह किसी संस्था या किसी उद्योग के द्वारा दिया जाएगा, और यहाँ पर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा पे किया जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? यहाँ पे दूसरा बात समझेंगे। जैसे मान लीजिए सिंपल अंबानी है, मुकेश अंबानी, तो क्या जो मुकेश अंबानी है वो इनकम टैक्स पे करेंगे या कॉरपोरेशन टैक्स पे करेंगे? अंबानी इनकम टैक्स पे करेंगे या कॉरपोरेशन टैक्स पे करेंगे? मैं बोला भाई, तो भाई कंपनी का मतलब होता है कोई ओनर ही तो होगा ना, कंपनी का मतलब कोई ओनर ही तो हुआ ना। जैसे मान लो कि मैं किसी कंपनी का मालिक हूं, तो अंबानी के पास मेरे पास कोई कंपनी है, तो क्या मैं इनकम टैक्स पे करूंगा या कॉरपोरेशन टैक्स पे करूंगा? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? भाई कोई भी कंपनी हुई तो उसका कोई ना कोई तो मालिक होगा ना, कोई ना कोई तो मालिक होगा उसका। तो मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ कि जो मान लीजिए कि मैं ए नाम का कोई व्यक्ति है जिसके पास एक कंपनी है, तो ए नाम का व्यक्ति सरकार को इनकम टैक्स पे करेगा या कॉरपोरेशन टैक्स पे करेगा, मैं ये बोल रहा हूँ। अब समझिए, यहाँ पे अंबानी हो चाहे कोई भी हो, वो इनकम टैक्स भी पे करेंगे और कॉरपोरेशन टैक्स भी पे करेंगे। कैसे? समझिएगा। मान लीजिए कि अंबानी है तो भाई इनका कोई रिलायंस कंपनी है, और मान लेते हैं कि रिलायंस कंपनी का 1 साल का टर्नओवर 1000 करोड़ रुपया है, 1000 करोड़ रुपया उनका टर्नओवर है, ठीक है ना, एकदम समझेंगे अच्छे से। तो रिलायंस कंपनी मालिक कौन है? अंबानी है, और इनके कंपनी का जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ रुपया यहाँ पे इनका टर्नओवर है। ये इनका टोटल 1000 रुपया टर्नओवर है। फिर समझेंगे, दोनों में अलग अलग चीजें हैं, टर्नओवर है। अब यहाँ पे समझेंगे 1000 रुपया जो टर्नओवर होगा, तो कोई भी कंपनी में अगर मालिक रहता है, कोई भी व्यक्ति, अगर उस व्यक्ति का कोई कंपनी है और वह व्यक्ति उस कंपनी का मालिक है, तो उसके प्रोस्पेक्टस में भी दिखाया जाता है कि अंबानी भी इस कंपनी के एक ऑनर, एक प्रकार से एम्प्लॉई हैं, एक प्रकार से वो भी वहां पे जॉब कर रहे हैं।
तो उनका भी कुछ ना कुछ पैसा उनको एज अ मंथली के रूप में पैसा मिलता होगा। कोई दिक्कत समझने में? मान लेते हैं कि अंबानी जी जो हैं वह रिलायंस कंपनी से 1 करोड़ रुपया महीने का लेते हैं, मान लेते हैं 1 करोड़ रुपया, तो 12 महीने का उनका कितना हुआ? 12 करोड़ रुपया हो गया, हो गया ना 12 करोड़ रुपया। तो जिस 12 करोड़ रुपया उनका इनकम है तो इस पर वो पे करेंगे इनकम टैक्स। क्या पे करेंगे? इनकम टैक्स इस पर पे करेंगे। और इस 1,000 करोड़ रुपये में ये देखा जाएगा कि कंपनी का कितना एक्सपेंसेज है, कंपनी का कितना एक्सपेंसेज है, यानी कितने खर्च हैं। तो मान लेते हैं कि उसका रेंट होगा, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, उसमें 1000 लोग काम कर रहे होंगे, ये तमाम चीजें होंगी। तो सब कुछ काट छाट कर मान लेते हैं कि इनके पास बचा 500 करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपया इनके पास बचा। इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्थ, नेटवर्थ बोलते हैं। तो समझिए अंबानी 12 करोड़ रुपया इनकम टैक्स पे करेंगे 12 करोड़ रुपया पर, और 5,500 करोड़ रुपया पर वह कॉर्पोरेशन टैक्स पे करेंगे। कि इसमें कोई डाउट है कि जो समझना है कुछ भी? मैं सिंपल ये बोल रहा हूं, समझेंगे कि कोई भी आदमी अगर किसी कंपनी का मालिक है तो उस कंपनी के मालिक, वो उस कंपनी में वह व्यक्ति एक प्रकार से एम्प्लॉय भी है। समझ में आ रहा है ना? एम्प्लॉय वो काम भी कर रहे हैं, तो वो लोग भी अपने कंपनी में दिखाएंगे कि मेरा इस कंपनी में कितने पैसा मुझे मंथली मिलता है। मान ली 1 करोड़ रुपया मैं बोल दिया, मान लीजिए उनका 10 लाख ही, वो 20 लाख हो चाहे 1,000 करोड़ रुपये, उससे हम लोग क्या मतलब है? मान लीजिए मैं और कंपनी, मेरा कोई कंपनी है, मैं मालिक हूँ, तब मैं भी सरकार को दिखाऊंगा क्या कि भाई मुझे इस कंपनी से मैं डेली एक महीने में 1 लाख रुपया मैं यहाँ से लेता हूँ एज ए एम्प्लॉय। तो ऐसे ऐसे मेरे जैसे हजारों लोग काम कर रहे होंगे मान लो कंपनी में, तो सबको पैसा जाएगा। अगर मेरा अपना जमीन नहीं है तो मैं रेंट भी दे रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हम लोग सरकार को पे कर रहे होंगे। ये तमाम चीजें जो सरकार कंपनी जो एक्सपेंसेज हैं तो उसको उस टर्न ओवर में से उतना माइनस करेंगे, जो पैसा बचेगा नेटवर्थ उस पे जो सरकार टैक्स पे करेंगे हम लोग, उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स। कोई दिक्कत? और दूसरा इसी से रिलेटेड एक और टैक्स आता है जो मैंने वहां पे बताया नहीं लेकिन यहां पे समझ रहा है। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। मिनिमम अल्टरनेटिव तो शॉर्ट में MAT बोलते हैं, मैट। अच्छा, अगर ये पूछ दिया कि जो मैट है, जो मैट है वो डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, तो डायरेक्ट टैक्स है। समझ में आ रहा है ना? इसका संबंध एक्चुअली है कॉर्पोरेशन टैक्स से। है क्या, समझेंगे? जो मैंने यहाँ पे टर्नओवर दिखाया 1,000 करोड़ रुपया किसी भी कंपनी का, मान लिया अंबानी का ही मान लेते हैं, 1,000 करोड़ दिखाया, तो फिर इसको लाने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब ये समझना है मुख्य उद्देश्य इसके पीछे लाने का क्या है। इसको लाने के पीछे सरकार का सबसे मुख्य उद्देश्य है कि कंपनियां क्या करने लगी, बीच में भारत सरकार से झूठ बोलने लगी कि मान लीजिए कि दिखा रही है कि मेरा टर्नओवर 1,000 करोड़ रुपया है साल का, और मेरा एक्सपेंस भी 1,000 करोड़ रुपया हो गया, यानी जितना मेरा टर्नओवर है, मैं लोगों का रेंट देने के बाद, इलेक्ट्रिसिटी बिल देने के बाद, सैलरी देने के बाद, ये तमाम चीजें बहुत सारा अल बल खर्चा होने के बाद कंपनी का जो नेटवर्थ हुआ वो 0 हो गया। तो मैं कहां से टैक्स पे करूंगा? सरकार से कंपनी का मालिक बोल रहा है कि भाई मैं कहां से टैक्स पे करूं, जितना मेरा टर्नओवर है उससे ज्यादा मेरा खर्च हो जा रहा है हर महीना या हर साल, तो मैं सरकार को कहां से टैक्स पे करूं? कॉर्पोरेशन टैक्स। सरकार बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो आप काम करें कि भाई आप अपना कंपनी बंद कर दे। जब आपको लॉस ही हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो फिर क्यों चलवा रहे हो? आप बंद करो फिर। तब लोग बोलेंगे नहीं सर चलने दो, बोला कि ठीक है, तो तब लगेगा आप पर मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। यानी आप अपने कंपनी में 0 अगर दिखाएंगे, नेटवर्थ 0 दिखाएंगे, उसके बाद भी आपको कुछ अमाउंट में सरकार को टैक्स पे करना होगा,
उससे कोई मतलब नहीं है कि आपका टर्नओवर जीरो हो या आपका पैसा बच रहा है या आपका पैसा लॉस हो, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। अगर आप भारत में कंपनी चलाएंगे तो आपको टैक्स पे करना होगा। हाँ ठीक है, ज्यादा नहीं, आपको मिनिमम कुछ ना कुछ तो देना होगा कॉर्पोरेशन टैक्स के बदले, कोई दिक्कत। तो इसी को बोलते हैं मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। कोई दिक्कत है? तो समझ गए कि देखिए सामान्यतः बराबर नहीं रखा जा रहा है, सबके लिए मिनिमम अल्टरनेटिव इतना है कि भाई जैसे मान लेते हैं, एक बात समझिए कि 5% है, मान लेते हैं मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स 5% है, तो 5% सबके लिए है ना। ना सबके लिए मतलब ये नहीं, वैसे कंपनियों के लिए है जो कंपनी आपका जीरो दिखा रही है प्रॉफिट, यानी जो कंपनी अपना प्रॉफिट जीरो दिखाएगी कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे कंपनी चल रही है, उसके लिए मान लीजिए एग्जांपल मैं दे रहा हूं 5%, ये सबके लिए, सबके लिए ये यहाँ पे तो अलग अलग है, कॉर्पोरेशन टैक्स तो अलग अलग है। हाँ देखिए, जो टर्नओवर आएगा ना उसका देना है 5%, समझ रहे हैं ना। आपका कोई मतलब नहीं कि पैसा बच रहा है कि नहीं बच, उससे कोई मतलब नहीं, आपको पैसा देना होगा टैक्स के रूप में, इसीलिए इसका नाम रखा गया मिनिमम। और अल्टरनेटिव, किसके अल्टरनेटिव? कॉर्पोरेशन टैक्स का अल्टरनेटिव आपको टैक्स पे करना होगा, कोई दिक्कत। और इसी में चौथा है, मैं बोल रहा हूं वेल्थ टैक्स क्या होता है, संपत्ति कर, इसी को कहीं कहीं हिंदी में संपदा कर भी बोला जाता है। संपत्ति हो या संपदा हो बात बराबर है, लेकिन अब क्या किया गया है, इसको इनकम टैक्स में ही इंक्लूड कर दिया गया, यानी अब अलग से वेल्थ टैक्स नहीं लगता है, इनकम टैक्स में है। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग जो मैं बोल रहा हूं? किसी को डाउट है कोई? और उसके बाद है सीजीटी, कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स पूंजी लाभ कर। पूंजी लाभ कर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई संपत्ति है, आपके पास कोई संपत्ति है 100 रुपये की, 100 रुपये की कोई संपत्ति आपके पास, और आप उस संपत्ति को 2 साल बाद, 2 साल बाद उस संपत्ति को आप सेल कर रहे हैं और वो संपत्ति बिकी आपके 500 रुपये पे, तो आपकी प्रॉफिट कितना हुआ? 400 रुपया, क्योंकि दे भी रहा है, गेन का मतलब लाभ होता है, तो 400 रुपया इस पर आपको प्रॉफिट हुई, तो इस पे जो टैक्स देना होगा उसी को हम बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। यानी कोई भी ऐसा संपत्ति, जो आपके पास कोई संपत्ति है और उस संपत्ति को आप बेच रहे हैं, और जिस संपत्ति में जितना आपको प्रॉफिट होगा उस पे जो टैक्स लगेगा उसी को हम बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। किसी को डाउट है? अब बात करेंगे, अभी अभी सिंपल है, समझिए एकदम सीधा, कि सीधा का मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई संपत्ति है, आप उस संपत्ति को 1 साल 2 साल बाद बेच रहे हैं, तो जो टैक्स लगेगा, जो लाभ होगा आपको संपत्ति का, उस पर आपको टैक्स देना, उसको हम बोल देंगे कैपिटल गेन टैक्स। यहां तक किसी को डाउट है? दूसरा, कैपिटल गेन टैक्स होता है मुख्यतः 2 प्रकार से। एक को हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म, यानी अल्पकालिक, और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 1 फाइनेंशियल ईयर, और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि भाई 1 साल 2 साल 4 साल आप जितना नहीं रखें। समझ में आ रहा है ना? अब समझेंगे। इस बार के बजट में 2024-25 के बजट में सरकार ने क्या किया है कि कैपिटल गेन टैक्स पहले 10% था, इस बार इसको बढ़ाकर 12.5% कर दिया है सरकार। किस प्रकार के टैक्स पे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे। जिस दिन यह बजट आया, शेयर मार्केट एकदम मुखड़िया गिर गया नीचे जमीन पर, कि भाई जो लोग 2 साल से अपना शेयर खरीद कर रखे हैं कंपनी में, अब ये कैपिटल का मतलब होता है कि शेयर भी, अगर आप कंपनी में कहीं शेयर खरीद कर रखे हैं, होल्ड करके रखे, उसको देख रहे हैं चीजों को, तो अब कंपनी वाला आपको 12.5% टैक्स देगा, यानी आपको अब 2.5% एकाएक बढ़ गया आपका पैसा। अब आप लगाए हैं 1,000 रुपया तो नहीं पता चलेगा, जो लगाया है करोड़ों रुपया उसको ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा। तो सीजीटी जो है, कैपिटल गेन टैक्स जो है, सिंपल ये समझना है
कि कोई भी आपके संपत्ति है, उस संपत्ति को जब आप सेल कर रहे हैं एक फिक्स टाइम और पीरियड के बाद, उस पे जो आपका जो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना, उस पे जो टैक्स लगेगा उसी को हम बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। और कैपिटल गेन टैक्स दो प्रकार के हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है जनरली एक फाइनेंशियल ईयर, और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि एक साल से ज्यादा। वर्तमान में पूछेगा कि कैपिटल गेन टैक्स कितना परसेंट है, तो 12.5%। लेकिन कौन सा कैपिटल? लॉन्ग टर्म वाला, शॉर्ट टर्म वाला नहीं, लॉन्ग टर्म वाला। लॉन्ग टर्म वाला कैपिटल गेन टैक्स ये है 12.5%। किसी को डाउट है समझने में? ठीक है, ये चीजें समझ में आ गया। यानी जो डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स का भाग है, चाहे इसको अलग से याद कर लेंगे, जैसे याद करेंगे याद कर लेंगे बस। वेल्थ टैक्स, सीजीटी, और पांचवा है गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स में कहता है कि अगर कोई आदमी आपको गिफ्ट कर रहा है, 50,000 रुपये तक अमाउंट कर रहा है, तो उस पर तो टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन उससे ज्यादा का अगर कोई आदमी आपको टैक्स पे कर रहा है, तो उस पर टैक्स लगेगा गिफ्ट टैक्स। कोई आपको ट्रक दे दिया खरीद कर गिफ्ट में, तो उस पर तो लगेगा टैक्स। समझ में आ रहा है ना? उस पर टैक्स लगेगा और देना होगा आपको। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं नहीं दूंगा चाहे ये सब हो, कोई दिक्कत? हाँ लगा ही होगा, एकदम लगा होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि वो सब का कुछ केस अलग है। सरकार जो है ना, सरकार भले कुछ भी हो, कि सरकार बात करती है इक्वालिटी के बारे में, ठीक है ना, लेकिन कुछ चीजें सरकार बायसनेस भी करती है आम आदमी और बड़े बड़े लोगों के साथ। जो रूल रेगुलेशन है वो आम आदमी के लिए ज़्यादा ही सख्त है, और जो बड़े लोग हैं जो पूरे सिस्टम को चला रहे हैं, जब वो खुदे पूरे सिस्टम को चला रहे हैं, तो लोग अपने अनुसार नियम बनवा लेंगे एक आध गो। ये जितना टैक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं अपने लिए। समझ में आ रहा है ना? इसमें भी कुछ जो उपहार कर है, गिफ्ट टैक्स है, उसमें कुछ कुछ प्रकार की चीजें छूट दी गई है, ठीक है, उस पर हम लोग बात करेंगे। अभी बस इतना समझना है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको गिफ्ट कर रहा है, कुछ भी गिफ्ट कर रहा है, तो उस पे जो टैक्स लगेगा उस पे टैक्स आपको देना होगा, ठीक है ना। हम लोग बात करेंगे भाई इसमें कुछ छूटें दी गई हैं, क्या है नहीं है, हम लोग बाद में बात करेंगे। बस अब इतना समझ गए कि अगर कोई आदमी आपको 50,000 रुपये तक का गिफ्ट दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज्यादा का गिफ्ट देगा तो आपको उस पर टैक्स देना होगा। कोई दिक्कत? लिखेंगे अब, एक एक करके लिखेंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स लिखेंगे, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में अर्जित, एक वित्तीय वर्ष में अर्जित किसी व्यक्ति के वार्षिक आय, एक वित्तीय वर्ष में अर्जित किसी व्यक्ति के वार्षिक आय पर, वार्षिक आय पर लगाया जाने वाले कर को, लगाए जाने वाले कर को इनकम टैक्स कहते हैं। और टैक्स चार्ज्ड ऑन एन एनुअल इनकम ऑफ एन एनी इंडिविजुअल इन फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड इनकम टैक्स। कोई दिक्कत? यानी एक व्यक्ति द्वारा एक साल में, एक साल का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में सामान्यतः फाइनेंशियल ईयर को हम लोग एक साल मानते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी व्यक्ति द्वारा एक साल यानी एक फाइनेंशियल ईयर में कितने धन को अर्जित किया जा रहा है, उसका इनकम कितना या धन कितना अर्जित कर रहा है, उस पर जो टैक्स लगेगा उसी को हम बोलते हैं इनकम टैक्स।
अब इनकम टैक्स का स्लैब अलग अलग है, ठीक है ना। इनकम टैक्स का स्लैब अलग अलग है। अलग अलग का मतलब कि वर्तमान में जो इनकम टैक्स है, 0 से 3 लाख अगर बीच में कोई पैसा कमा रहा है तो उस पर 0% टैक्स है। 3 से 7 लाख कमा रहे उस पर 5% है। 7 से 10 लाख है वो 10% है। 10 से 15 है उस पर 15% है, सॉरी 20% है। उसके ऊपर 30% है। 15 लाख से ऊपर का 30% है। नहीं, अब घटा दी गई, इस पर घटा दिया गया। यानी अब है कि अगर आप साल महीने का 25,000 रुपये कमा रहे हैं तो अब आप टैक्स नहीं देंगे, लेकिन अगर आप महीने का 30,000 रुपये कमा रहे हैं तो 12×3 = 36,000 हो गया, यानी 3,60,000 हुआ साल का। तो 3 लाख तो आप टैक्स के फ्री हैं, लेकिन 60,000 पे आपको टैक्स पे करना होगा 5%, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है कि अभी सरकार ये बोल रही है कि 3 लाख के बाद 75,000 रुपया अमाउंट तक की टैक्सेस को हम लोग फ्री छोड़ेंगे। यानी अगर आप 3,75,000 रुपये कमा रहे हैं, लगभग 31,000 रुपये के आसपास अगर आप कमा रहे हैं, तो सरकार आपसे पैसा टैक्स के रूप में नहीं लेगी। लेकिन हम लोग उस पर दिमाग नहीं लगाना है। हम लोग को दिमाग ये लगाना है कि 0 से 3 लाख तक छूट है। 3 लाख के बाद जितना पैसा होगा सरकार उस पर हम लोग से टैक्स लेगी, सिंपल। किसी को डाउट है यहाँ पर समझने में? आगे लिखेंगे कॉरपोरेशन टैक्स, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में निगम कर। कॉरपोरेशन कर, कॉरपोरेशन टैक्स, निगम कर लिखेंगे। यह भी एक प्रकार से, यह भी एक प्रकार का इनकम टैक्स होता है। यह भी एक प्रकार का इनकम टैक्स होता है। लिखेंगे दूसरा पॉइंट, यह कर किसी निगम के, यह कर किसी निगम यानी कॉरपोरेशन, यह कर किसी निगम के मुनाफे, किसी निगम के मुनाफे या शुद्ध आय पर, या शुद्ध आय पर लगाए जाने वाला कर होता है। शुद्ध आय पर लगाए जाने वाला कर होता है। इट इज अ डायरेक्ट टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी या एनुअल इनकम ऑफ अ नेट वर्थ ऑफ अ कंपनी। कोई दिक्कत? तो इसको हम बोलते हैं कॉरपोरेशन टैक्स। कॉरपोरेशन टैक्स क्या समझ रहे हैं ना कि मामला क्या है, ये सारा चीज कि भाई जब भी किसी कंपनी को जो एनुअल इनकम होगा, उस एनुअल इनकम में से जब हम लोग देखिए, अब कहीं कहीं डिफिनेशन दिया रहता है कि भाई ये टैक्स चार्ज ऑन एनी मतलब इन कॉरपोरेशन विच इज इनकम ऑफ इन मतलब टर्नओवर। टर्नओवर हो, शुद्ध आय, उससे कोई मतलब नहीं। समझना यहाँ पर ये चीजें हैं कि कॉरपोरेशन टैक्स का सिंपल मतलब ये होता है यहाँ पे कि जो कंपनी को प्रॉफिट हो रही है, सारा एक्सपेंसेस छाट कर उस पे जो टैक्स लगेगा उसको हम बोलते हैं कॉरपोरेशन टैक्स। किसी को डाउट है? आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ये तो समझ रहे हैं ना मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स क्या होता है। यहाँ पे केवल चीजों को थोड़ा समझना है। संपत्ति कर में लिख लेंगे 1-2 पॉइंट, संपत्ति कर लिख लेंगे 1-2 पॉइंट। वर्तमान में इसे इनकम टैक्स में मिला दिया गया है। वर्तमान में इसे इनकम टैक्स में मिला दिया गया है। वर्तमान में इसे इनकम टैक्स में मिला दिया गया है। तो ये रहा हम लोग का डायरेक्ट टैक्स के बारे में लगभग सारा चीज। अब ये सब लिख लेंगे। समझना है कि मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स क्या होता है। भाई किसी भी कंपनी को आपको प्रॉफिट, अगर कोई कंपनी अपना प्रॉफिट बार बार जीरो दिखा रही है तो उस पर सरकार ने रूल लगाई है कि उस कंपनी को कम मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स देकर उसके अंतर्गत वो कंपनी आएगी और उसको कुछ ना कुछ टैक्स के रूप में पैसे को सरकार को देना होगा, अदा करना होगा। उसी को बोलते हैं मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। जो कैपिटल गेन टैक्स है, तो कैपिटल गेन टैक्स में सिंपल हम लोग ये कह सकते हैं किसी व्यक्ति का कोई अगर संपत्ति है और उस संपत्ति को अगर वह व्यक्ति कुछ समय बाद अगर उसको सेल कर रहा है, बेच रहा है, अगर उस और फिर उस व्यक्ति को अगर कुछ प्रॉफिट हो रही है
तो उस पर जो टैक्स लगेगा उसी को हम बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। और यह सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। वर्तमान में सरकार ने बजट 2024-25 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के रेट को 10 से बढ़ाकर 12.5% कर दी है। यहाँ तक किसी को डाउट है? ये रहा हम लोग का कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, छोड़ दें कि पढ़ाएं? पढ़ा दें? हम्म? नहीं, आप तो उसको शेयर मार्केट से जोड़ रहे हैं। शेयर मार्केट इसको नहीं, मैं एकदम सिंपल समझा रहा हूँ चीज़ों को। हाँ, वही इंट्राडे ही होता है, चाहे फ्यूचर ऑप्शन जो बोल रहे हैं वो भी आता है, वो शेयर मार्केट से हम लोग नहीं जोड़ना है। यहाँ पे वैसे संपत्ति के बारे में भी बात कर रहा है जो संपत्ति आपने खरीदा है कभी। हाँ, फिजिकल रूप में भी रखा है या शेयर मार्केट में भी रखा है, दोनों बातें यहाँ बोल रहा हूँ। तो केवल शेयर मार्केट में फिजिकल संपत्ति के रूप में भी बात की जा रही है। किसी को डाउट है यहाँ तक? तो मैं अपने नेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। मल्टीनेशनल जो कंपनी है वो भारत में जो रूल है वो लागू होगा। मान ली वही मल्टीनेशनल कंपनी अगर पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान सरकार जिस तरह उसके साथ बिहेव करेगी उसके साथ होगा। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने देश के बारे में। अपने देश में ये रूल है सारा चीज। किसी को डाउट? अपने देश के बारे में हम लोग बात करेंगे ना। अब वहाँ पे क्या होता है हम लोग को कोई मतलब नहीं है इससे। तो यहाँ पे इसलिए तो सरकार द्वारा निकाला जाता है एनएनपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है। जब यहाँ का मालिक है तो आएगा जीएनपी के अंतर्गत, क्योंकि नेशनल लगा हुआ है, उस देश के नागरिक के बारे में बात कर रहा है। और जब हम लोग यहाँ पे जीडीपी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे बात कर रहा है डोमेस्टिक के बारे में, यानी इससे हम लोग कोई मतलब नहीं कि आदमी कहाँ से है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं केवल कितना चीजों का उत्पादन हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि भाई उत्पादन हुआ है तो हम लोग देखेंगे कि क्या उस देश का नागरिक उत्पादन किया है या बाहरी लोग उत्पादन किए हैं। अगर बाहरी लोग उत्पादन किए होंगे तो अपने जीडीपी में से हम लोग माइनस करेंगे बाहरी लोगों को, तो निकल जाएगा जीएनपी हो जाएगा। इस साथ हम लोग देखेंगे धीरे धीरे, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना? तो रहने दीजिए आज, क्योंकि क्लास